नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी क्लासेस में हम आज पढ़ने जा रहे हैं एमपीपीएससी के आयोग वाले पोर्शन को, जहां पर आज हम देखेंगे सभी आयोगों के बारे में। तो आज हम जो शुरू करेंगे उसमें हमारा आज का जो चैप्टर रहेगा वो बेसिकली रहेगा हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। मानव अधिकार आयोग बेसिकली बनाया क्यों गया, इसके बारे में आज हम जानेंगे। मानव अधिकार आयोग के लिए अगर अपन बात करें तो नेल्सन मंडेला जी ने जो बोला है वो है कि लोगों को उनके मानव अधिकारों से वंचित करना, उनकी मानवता को चुनौती देना है। ये नेल्सन मंडेला के द्वारा कहा गया है। क्या होते हैं मानव अधिकार? तो किसी मनुष्य को मानव होने के नाते जन्म से प्राप्त होने वाले अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार होता है और राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार ये अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होते हैं। मानव अधिकार के मुख्यतः क्या शामिल हैं? तो वो हैं, सबसे पहले जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, काम और शिक्षा का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अगर क्वेश्चन ये कहता है कि मानव अधिकार आयोग में क्या मुख्यतः शामिल है, तो चार बातें शामिल होती हैं। पहला कि जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, तीसरा काम और शिक्षा का अधिकार और चौथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार होता है या रखता है। मानव अधिकार या अपन कह सकते हैं एवं मूल अधिकार। मानव अधिकार एक व्यापक अवधारणा है और इसमें सभी मनुष्यों को मानव होने के नाते जन्म से ही मिलने वाले सभी अधिकार शामिल होते हैं और इन अधिकारों के अभाव में कोई भी व्यक्ति पूर्ण मानव के रूप में विकसित नहीं हो सकता। मानव अधिकार को कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता है। मूल अधिकार ये वे मानव अधिकार हैं जो किसी देश की सरकार द्वारा संविधान या कानून के माध्यम से अपने नागरिकों को दिए जाते हैं। मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध मिले हुए संरक्षण होते हैं और राज्य इन अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। साथ ही कोई व्यक्ति इन अधिकारों को पाने के लिए न्यायालय में जा सकता है। सभी मूल अधिकार मानव अधिकार होते हैं और सभी मानव अधिकार मूल अधिकार नहीं होते हैं। तो इन दो बातों को ध्यान रखिएगा। पहली क्या कि सभी मूल अधिकार मानव अधिकार होते हैं, लेकिन सभी मानव अधिकार मूल अधिकार नहीं होते हैं। मानव अधिकार का इतिहास। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया और इस घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के मानव अधिकारों के लिए आवश्यक माने गए हैं। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1991 में पेरिस में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक ने सिद्धांत का एक समूह तैयार किया जिसमें पेरिस सिद्धांत के नाम से अपन जाना जाता है या जानते हैं। यह आगे चलकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था स्थापना और संचालन की नींव साबित हुआ और इन्हीं सिद्धांतों के अनुसरण करते हुए भारत में मानव अधिकार में अधिक जवाबदेही और मजबूती लाने के उद्देश्य से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया गया। यह अधिनियम सभी राज्य सरकार को भी राज्य मानव अधिकार आयोग बनाने का अधिकार देता है। मानव अधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है और इसका गठन 15 मार्च 2006 को हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा ये गठित हुआ है और इसने मानव अधिकार आयोग का स्थान लिया है। इसके कार्य क्या हैं तो जानेंगे। कार्य पहला, मानव अधिकार के संवर्धन और संरक्षण को बढ़ावा देना है, मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच करना है और मानव अधिकार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों पर चर्चा करना है। इनमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो वो होती है 47 यानी कि 47। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 भारत में
मानव अधिकारों की रक्षा हेतु निम्नलिखित प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आइए जानते हैं क्या प्रणाली है। तो मानव अधिकार राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर बनाए गए, जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया गया, राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोग बनाया गया और जिला स्तर पर मानव अधिकार न्यायालय बनाए गए। आइए जानते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। देश में मानव अधिकारों के संरक्षण का प्रहरी होता है। इसका गठन 12 अक्टूबर सन 1993 को हुआ। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो वो है न्यू दिल्ली में, और यह संविधान द्वारा प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय संधियों में उल्लेखित न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकने वाले जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा के अधिकार को मानव अधिकार मानता है। क्या कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय संधियों में उल्लेखित न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकने वाले जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा के अधिकार को मानव अधिकार मानता है। स्वरूप की बात करें तो इसका जो स्वरूप है सांविधिक है और स्वायत्त अर्धनिकाय, 3 प्रकार का है ये। तो सांविधिक में संसदीय अधिनियम के तहत गठित होता है, जिसमें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम सन 1993 से बनता है ये। मानव अधिकार नियम के उद्देश्य, तो उद्देश्य की बात करें तो 3 उद्देश्य अपने सामने हैं। पहला, मानव अधिकार के संरक्षण के प्रयास को सशक्त और निष्पक्ष बनाना, संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना और मानव अधिकार संबंधी समस्याओं का समाधान करना है। परिभाषा में आए तो इसकी मुख्य परिभाषा वर्णन इसका धारा 2 में है। धारा 2B में अध्यक्ष की परिभाषा और NHRC और SHRC का अध्यक्ष इसमें बताया गया है। धारा 2G में सदस्य की परिभाषा और NHRC और SHRC के सदस्यों की जानकारी है। वर्णन धारा 2D में है, जिसमें मानव अधिकार की परिभाषा है। वर्णन धारा 2C में आयोग की परिभाषा और धारा 3 में गठित NHRC है। धारा 2N में धारा 2 के 2 में गठन है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 2 में NHRC से संबंधित प्रावधानों की चर्चा की गई है। आइए जानते हैं NHRC का गठन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। गठन के बारे में बात करें तो गठन केंद्र सरकार के द्वारा होता है। प्रथम बार गठन जो है 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। इसकी संरचना में 1 सदस्य, 5 अस्थायी सदस्य और 7 सदस्य वाला 13 टोटल लोग हैं, जो A1+12 कहलाते हैं। मतलब टोटल 13 है, जो 1+12 में है। मतलब 5 और 7 स्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं। दोनों मिला के सदस्यों की संख्या 12 हुई और एक जो है वो अध्यक्ष होता है, इसलिए 12+1 मतलब 1+12 का इसमें बनाया गया है ना। धारा 3 में इसका वर्णन है और आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा, लेकिन वह केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से भारत के अन्य स्थानों पर भी अपनी शाखाएं स्थापित कर सकेगा। NHRC की संरचना, अध्यक्ष, सामान्य सदस्य और पदेन सदस्य। सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होगा। कौन होगा इसमें अध्यक्ष? सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होगा। इसका सामान्य सदस्य कौन होंगे? तो सामान्य सदस्य की बात करें तो गैर न्यायिक सदस्य और न्यायिक सदस्य 2 प्रकार से होंगे। 3 सदस्य होंगे। गैर न्यायिक सदस्यों में 3 सदस्य होंगे, मानव अधिकार के ज्ञाता होंगे और इनमें एक महिला अनिवार्य होगी। ठीक है, तो मानव अधिकार आयोग में गैर न्यायिक सदस्य जो होते हैं उनमें क्या क्या होना चाहिए? ये 3 सदस्य होंगे, मानव अधिकार का ज्ञाता होना चाहिए और उसमें एक महिला अवश्य होनी चाहिए। न्यायिक सदस्य कौन से होंगे? पहला सदस्य SC का सेवानिवृत्त या पदस्थ न्यायाधीश होना चाहिए और दूसरा सदस्य जो है HC का पदस्थ या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, SC और SC का मतलब है। पदेन सदस्य, पहले सदस्य 4 थी, मतलब पहले सदस्यों की संख्या जो पदेन सदस्य थे उनमें पहले जो उनकी संख्या थी 4 थी, लेकिन अब इसका जो है वो टोटल 7 हो गई है। महासचिव आयोग का CEO होगा। 4 सदस्य थे, अब जो 7 हो गए हैं वो कौन कौन से हैं? पहला, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय एससी आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय एसटी आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, ओबीसी आयोग का अध्यक्ष, विकलांगों का मुख्य आयुक्त और बालकों के हितों के संरक्षण करने वाले आयोग का अध्यक्ष केवल धारा 12 के तहत कार्यों हेतु आयोग के सदस्य समझे जाएंगे। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति धारा 4 में वर्णन है और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। चयन समिति की सिफारिश के आधार पर अध्यक्ष जो होंगे वो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा और प्रधानमंत्री होंगे। सदस्य जो होंगे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो सकता है और लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष का नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यसभा का उपसभापति और राज्यसभा के विपक्ष का नेता, ये सदस्य होंगे, है ना। टोटल 5 लोग। यहाँ ध्यान रखने बात यह है कि एचसी और एससी मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी पदस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श की पश्चात ही की जाएगी और चयन समिति में किसी रिक्ति से अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अविधिमान्य नहीं होगी। अध्यक्ष एवं सदस्यों का त्यागपत्र और उन्हें पद से हटाया जाना जो है वो धारा 5 में वर्णन है। इसका त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को दिया जाएगा और हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें राष्ट्रपति द्वारा जो होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट जांच समिति की सिफारिश पर या उसके आधार पर या कोई उस पर साबित हो जाएगा उसने कदाचार किया है या उसकी असमर्थता, इसके आधार पर उसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है या फिर राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जांच समिति की सिफारिश के बिना आधार पर दिवालिया होना, कार्यालय के दौरान अन्यत्र वैतनिक नियोजन में लगना, शारीरिक व मानसिक दुर्बलता, पागल घोषित हो जाना या नैतिक अधमता वाले अपराध में दोषी हो तो उसे फिर क्या है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि तो धारा 6 में इसका वर्णन है। अध्यक्ष में 3 साल का के लिए होगा और उसकी जो अधिकतम आयु होगी 70 वर्ष होगी, जो भी पहले हो जाए, है ना। सदस्यों के लिए वो भी 3 साल के होंगे और 70 वर्ष तक की आयु के होंगे, जो भी पहले हो जाए, और ये पुनर्नियुक्ति हेतु क्या होंगे, पात्र होंगे। अध्यक्ष का सदस्य के रूप में कार्य करना धारा 7 में इसका वर्णन है। उसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। कब ये होंगे सदस्य के रूप में कार्य करेंगे, तो जब पद रिक्त हो तब स्थायी या अस्थायी रूप से। स्थायी में मृत्यु या त्यागपत्र हो, या तो मृत्यु हो जाए उसकी या फिर उसका त्यागपत्र दे तब वो रिक्त हो सकता है ये पद, या फिर अस्थायी सदस्य बीमार हो जाए, बाहर गए हों या फिर कार्य करने में असमर्थ हों। अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें धारा 8 में वर्णन है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित है और कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे। एनएचआरसी के किसी रिक्तियों का कारण आयोग के कार्य कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होंगी। प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनिमय धारा 10 में वर्णन है इसका, और बैठक के समय व स्थान का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। आयोग के सभी सदस्य और विनिश्चित महासचिव द्वारा प्रमाणित होंगे। आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण जो है वो इनका धारा 11 में वर्णन है। क्यों होंगे ये, है ना, अधिकारियों का इनको क्यों रखे जाएंगे, ताकि आयोग के कार्य सुचारू रूप से चल सकें। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार ही करेगी और इनके कर्मचारियों को महासचिव, है ना, जो भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होंगे वो होंगे, या फिर अन्य अधिकारी व पुलिस अधिकारी जो डीजीपी श्रेणी के अधिकारी या नियंत्रण में कार्य करेंगे। आयोग के कार्य मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 में आयोग के कार्यों का वर्णन है और आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, मानव अधिकारों के उल्लंघन दुष्प्रेरण की शिकायत की जांच करना, मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करना, मानव अधिकार एवं उनके संरक्षण से संबंधित विधिक उपायों के प्रति जन जागरूकता पैदा करना, जेल एवं बंदी गृह का दौरा करना और उनमें सुधार की अनुशंसा करना, लोक सेवकों द्वारा मानव अधिकार हनन संबंधी मामलों की जाँच करना, मानव अधिकार प्रयोग में बाधक तत्वों की पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करना, न्यायालय की समक्ष मानव अधिकार हनन से संबंधित विचाराधीन मामलों में उस न्यायालय की पूर्व अनुमति से हस्तक्षेप करना, मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ एवं अन्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करना इसका काम होगा। कमियों की बात करें तो क्रियाकलापों में राजनीतिक हस्तक्षेप, ये एक कमी कहलाई। दूसरा, अपने सदस्यों को चुनने का अधिकार न होना, यह भी एक कमी कहलाई। दंड देने का अधिकार नहीं है, यह एक कमी है। सदस्य सीमा में बंधाव अर्थात 1 साल में पुराने मामलों में जांच नहीं कर पाना, चयन समिति में राजनीतिक पृष्ठभूमियों के लोगों की अधिकता
इसके बाद मात्र सिफारिश करने का अधिकार और जांच के लिए विशेष तंत्र का अभाव। सुझाव की अगर बात करें तो संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता है और इसमें आम नागरिकों तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। चयन समिति में राजनीतिक लोगों के साथ अन्य लोगों को भी शामिल किया जाए। 1 साल पुराने मामलों की जांच न करने की बाध्यता समाप्त हो। सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू किया जाए और आयोग का अपना स्वयं का जांच तंत्र हो। आयोग की जांच संबंधी शक्तियां तो धारा 13 में इसका वर्णन है। सीपीसी धारा 1908 में इसका सिविल न्यायालय की शक्तियां दीवानी न्यायालय और सिविल न्यायालय समझा जाएगा। कार्यवाही जो है न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और आयोग अन्वेषण के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकारी या अन्वेषण एजेंसियों का प्रयोग करेगा, ऐसा धारा 14 में वर्णन है। धारा 19 में सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया का वर्णन है। आयोग की वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट धारा 20 में वर्णन है, जिसमें केंद्र सरकार को संसद के समक्ष और राज्य सरकार को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा आयोग का अनुदान धारा 32 में तथा आयोग का लेखा परीक्षा एनएचआरसी का धारा 34 में वर्णन है। आयोग की अधिकारिता धारा 36 में है। एनएचआरसी राज्य आयोग के समक्ष लंबित मामले की जांच नहीं कर सकता। 1 वर्ष पुराने मामलों की जांच नहीं की जा सकती। आयोग केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति में विनियमित बनने की शक्ति प्राप्त करता है, ऐसा 40B में है। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रक्रिया रेगुलेशन 1994 में पारित है। प्रथम एनएचआरसी का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव उस समय उसके अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री थे, और उस अध्यक्ष जो है वो थे रंगनाथ मिश्रा और राष्ट्रपति उस समय थे शंकर दयाल शर्मा। तो पहले जब ये गठन प्रथम बार एनएचआरसी जब गठन हुआ तब गठन के समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे और पहले अध्यक्ष जो कहलाए वो रंगनाथ मिश्रा थे और गठन हुआ 12 अक्टूबर सन 1993। सदस्यों की बात करें तो उस समय जो प्रथम बार सदस्य थे वो थी सुश्री फातिमा बीबी, BS मलिमत और वीरेंद्र दयाल। एनएचआरसी ने अब तक के अध्यक्ष जो थे उसमें पहले थे रंगनाथ मिश्रा, NN वेंकटैया चलैया, JS वर्मा सतना से, AS आनंद, शिवराज पाटिल पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे 1 नवंबर 2006 से 1 अप्रैल 2007 तक, राजेंद्र बाबू, फिर गोविंद प्रसाद माथुर दूसरे कार्यवाहक अध्यक्ष, सायरिक जोसेफ तीसरे कार्यवाहक अध्यक्ष, JG बालकृष्णन और उसके बाद HL दत्तू। वर्तमान संरचना की अगर बात करें तो अध्यक्ष हैं LL दत्तू, सदस्य हैं न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंदपंत, श्रीमती ज्योति कालरा, डॉक्टर ध्यानेश्वर मनोहर मुलय और 2 सीट अभी जो है वो हैं खाली। पदेन सदस्य की बात करें तो सैयद गयारुल हसन रिजवी अल्पसंख्यक आयोग से, रेखा शर्मा महिला आयोग से, रमाशंकर कठेरिया SC आयोग से, नंद कुमार साई ST आयोग से, भगवान लाल साहनी OBC आयोग से, कमलेश कुमार पांडे विकलांगों के आयुक्त और स्तुति काकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग से ये लोग जो हैं वो लिए गए हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है एनएचआरसी कंप्लीट होता है। सेकेंडरी अगर बात करें तो इसी के साथ आता है SHRC, मतलब जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है। तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में अगर इसको पढ़ें तो संवैधानिक निकाय है ये। इसका गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत होता है और मुख्यालय इसका भोपाल में है। प्रथम गठन जो है वो 13 सितंबर 1995 को हुआ। वर्तमान अध्यक्ष इसमें नरेंद्र कुमार जैन है। पूर्व में इसके बाद सिक्किम SC के मुख्य जज सिक्किम मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। SHRC का गठन जो है वो राज्य सरकार के द्वारा होता है, यानी कि MP गवर्नमेंट करती है। संरचना अगर इसमें करें तो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो है वो HC के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश या किसी भी राज्य के वर्तमान में NK जैन जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा सदस्य न्यायिक सदस्य और गैर न्यायिक सदस्य होते हैं, है ना। इसके बाद आते हैं पदस्थ या रिटायर्ड HC जज या जिला न्यायाधीश है या रहा हो जो 7 साल का उसको अनुभव हो। गैर न्यायिक सदस्य में मानव अधिकार का ज्ञाता हो। सबरजीत सिंह अभी इसके क्या हैं जो हैं वो गैर न्यायिक सदस्य हैं और न्यायिक सदस्य में मनोहर ममतानी जो हैं अभी न्यायिक सदस्य हैं। सचिव जो है वो CEO मुख्य कार्यकारी होंगे। उसके बाद मुख्यालय वहाँ होगा जहाँ राज्य सरकार निर्धारित करे, वर्तमान में भोपाल में है। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त SHRC का गठन हो सकेगा और राज्य आयोग संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 एवं सूची 3 में उल्लेखित विषयों पर ही मानव अधिकार उल्लंघन की जांच करेगा।
इसमें बताया है कि 2 या अधिक राज्यों की सरकारें राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से उन्हें अन्य राज्य आयोग के लिए भी नियुक्त कर सकेगा और राज्य मानव अधिकार आयोग एवं संयुक्त मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति धारा 22 में वर्णित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति धारा 22 में बताई गई है, जिसमें राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति, चयन समिति की सिफारिश, 4 से 6 सदस्य जो कि जिसमें अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और जो सदस्य होंगे उसमें विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के विपक्ष का नेता, राज्य का गृह मंत्री, विधान परिषद सभापति, विधान परिषद विपक्ष का नेता होगा। किसी पदस्थ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श पर ही की जाएगी और चयन समिति में रिक्तियों से आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति अविधिमान्य नहीं होगी। अध्यक्ष व सदस्यों का त्यागपत्र एवं पद से हटाया जाना धारा 23 में वर्णित है, जिसमें त्याग राजपत्र को देना होगा त्यागपत्र। और इसके अलावा अन्य प्रावधान धारा 5 के अनुसार निष्कासन संबंधी सुप्रीम कोर्ट जांच समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाना या फिर ऐसी जांच समिति की सिफारिश के लिए बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाना। अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि वर्णन धारा 24 में है। अध्यक्ष व सदस्य 3 साल या 70 वर्ष जो भी पहले हो वो होगा और पुनर्नियुक्ति के भी ये पात्र होंगे। सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य धारा 25 के अनुसार का अधिकार जो है वो राज्यपाल को होगा और कब होगा, जब अध्यक्ष पद रिक्त हो तब स्थायी रूप से अस्थायी रूप से इनको चुना जा सकता है। अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें धारा 26 में वर्णित हैं, जिसमें राज्य सरकार द्वारा इसका निर्धारण होगा। राज्य आयोग के कर्मचारी व अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। धारा 27 में इसका वर्णन है। राज्य सरकारों के सचिव स्तर का अधिकारी आयोग का सचिव होगा और अन्य अधिकारी व पुलिस कर्मचारी जो पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के अधीन कार्य करेंगे और अन्य प्रावधान धारा 11 के अनुसार होंगे। राज्य आयोग की वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट धारा 28 में वर्णित है। धारा 20 के अनुसार केवल संसद की जगह राज्य विधानमंडल आएगा। धारा 33 में राज्य सरकार द्वारा SHRC का अनुदान। इसके अलावा धारा 35 में राज्य आयोग का लेखा व लेखा परीक्षण। धारा 36 में के अनुसार राज्य आयोग 1 वर्ष से पुराने मामले के अन्वेषण नहीं कर सकेगा। राज्य आयोग की प्रक्रिया राज्य आयोग द्वारा स्वयं निर्धारित की जाएगी। राज्य आयोग के सभी आदेश एवं विनिश्चय महासचिव द्वारा प्रमाणित होंगे। राज्य आयोग के अगर कार्य की बात करें तो मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना, मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करना, किसी भी जेल का दौरा करना एवं उसमें सुधार के लिए सुझाव देना, मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदत्त मानव अधिकार के सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना तथा उनमें बदलाव की सिफारिश करना, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार साक्षरता का प्रचार प्रसार विभिन्न माध्यमों से करना है। अन्य तथ्य की बात करें तो SHRC के पास दीवानी न्यायालय की शक्तियां हैं। राज्य आयोग ऐसे किसी भी मामले में सुनवाई नहीं करेगा जो मामले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सामने लंबित हों। SHRC NHRC द्वारा भेजे गए मामलों की सुनवाई करेगा। दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में के मानव अधिकार उल्लंघन के मामले को राज्य आयोग द्वारा सुना या निपटाया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन जो है वो 13 सितंबर 1995 को किया गया था और अब तक के जो अध्यक्ष हैं उनमें अपन देख सकते हैं। तो अब तक के अध्यक्षों के अभी अपने पास डिटेल नहीं है, इसके बाद अपन महिला आयोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास जो अभी हमने पढ़ा उसमें 2 चीज़ें कंप्लीट करी, एक NHRC है, दूसरा SHRC। तो दोस्तों जो आयोग हैं इन आयोगों में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस बार के MPPSC के लिए, क्योंकि ये अभी नए सिलेबस में जोड़े गए हैं। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार और राज्य मानव अधिकार ये जो 2 चीज़ें हैं ये आपको करनी है। जो मैंने अभी आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके साथ ही आपको आगे बढ़ना है। तो इनमें जो भी चीज़ें हैं उनमें बेसिकली अगर आप देखें तो जो अभी अपन ने पढ़ा उसमें मेन है कि कब किस धारा के तहत किसकी नियुक्ति की गई, कितने इसमें अध्यक्ष हैं, इसमें कितने इसमें सदस्य हैं, कौन इसका अध्यक्ष है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और वर्तमान में इसको कब तक जो क्रियान्वित किया गया है, ये संवैधानिक निकाय है या विधिक निकाय है, इस बारे में अपन को इसको याद करना है या फिर समझ के रखना है। जो भी आप तरीका समझें बेहतर वो आपको करना होगा ताकि आप इसको समझ पाएँ और कर पाएँ। तो आज के लिए हमारे पास इन 2 चीज़ों को कंप्लीट करना था, इन्हें हमने कंप्लीट किया। आप अपनी पढ़ाई और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते चलें। जहाँ भी आपको लगता
लगता है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आगे के आयोग हमारे कंटिन्यूसली रहेंगे। नेक्स्ट जो रहेगा वो हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग पर हम अगली बार चर्चा करेंगे। तो जल्द ही मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।